हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। देखिए दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि हम हर रोज़ एक लेक्चर आपका अपलोड करेंगे अब जीएस का सामान्य अध्ययन का। तो उसमें हमने सामान्य अध्ययन का एक पोर्शन शुरू किया था जिसका नाम है भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था, उसको हम कह सकते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि जो राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था आया कहां से, तो वो आया है दोस्त राजशास्त्र से, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से निकलकर आया है हमारा पॉलिटी। और पॉलिटी क्या होता है वो बाद में चर्चा करेंगे 2 मिनट बाद। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमने किया क्या था। एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस को हम एज ए सब्जेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर एज ए सब्जेक्ट इसको फर्स्ट टाइम कब देखा गया और कैसे देखा गया, इसमें किस किस का योगदान रहा, तो उनके बारे में हमने चर्चा किया था। जैसे पहले सोक्रेट का नाम आता है, उसके बाद प्लेटो का नाम आता है, उसके बाद अरस्तु का नाम, अरिस्टोटल का नाम आता है। तो उन्होंने बहुत सारा योगदान अपना दिया था। ठीक है, अरिस्टोटल जो है उनको फादर ऑफ राजनीति शास्त्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से फिर हमने बात किया था कि हाँ किस प्रकार से राज्य व्यवस्था है। तो राज्य व्यवस्था को हमने ब्रेक किया था यहाँ पे 2 टर्म में, एक था स्टेट, एक था व्यवस्था सिस्टम। ठीक है, जो राज्य था, राज्य की जो डेफिनेशन है आपको बताया था कि ये 1933 में मोंटेविडो एक कन्वेंशन हुआ था। मोंटेविडो में एक कन्वेंशन हुआ था 1933 में, जिसमें राज्य की एक परफेक्ट डेफिनेशन की उन्होंने बात किया था, जिसमें बताया था कि राज्य की परिभाषा के लिए 4 वर्ड हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एरिया था, उसके बाद पॉपुलेशन था, उसके बाद गवर्नमेंट था, उसके बाद सॉवरेनिटी था, संप्रभुता जिसे हम कहते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमने कहा था कि जो व्यवस्था होता है, तो व्यवस्था मतलब राज्य की व्यवस्था, और व्यवस्था तभी हो सकती है जब आपके पास में कठोर नियम कानून होते हैं। तो व्यवस्था में हम हमेशा नियम कानूनों की बात करते हैं, और व्यवस्था में, राज्य की व्यवस्था में जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, वो कैसे नियम होते हैं, वो सर्वमान्य होते हैं, अर्थात उसके ऊपर सभी लोगों को विश्वास होना चाहिए, सभी लोग उसमें अपनी रुचि रखते हो। तो ऐसे नियमों को हम यहाँ पे राजनीति की भाषा में मौलिक नियम भी कह सकते हैं, फंडामेंटल रूल्स भी कह सकते हैं। तो उन्हीं फंडामेंटल रूल्स को अगर हम किसी एक डॉक्यूमेंट में व्यवस्थित ढंग से सजा के रख दे, तो दोस्तों वही एक डॉक्यूमेंट हमारा बन जाता है, वही एक दस्तावेज हमारा बन जाता है, जो संविधान के नाम से जाना जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं आज अपने संविधान के बारे में, और देखते हैं कि संविधान के कितने भाग हैं, कौन सा सबसे बड़ा संविधान है, कौन सा सबसे छोटा संविधान है। तो एक बार डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। और याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में मिल सकता है, इसलिए इस लेक्चर को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, सारी चीजों को साथ साथ बिल्कुल नोट करते रहिए। तो दोस्तों पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें पॉलिटी का दूसरा लेक्चर आज हम शूट कर रहे हैं अपना, और इसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान की कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान की एक परफेक्ट डेफिनेशन अगर मैं आपसे बात करूं बिल्कुल आम भाषा में, मैं आपको बताऊंगा, A set of fundamental rules is called constitution, अर्थात मौलिक नियमों का जो समूह होता है, और इस समूह को, मौलिक नियमों के इस समूह को अगर हम एक डॉक्यूमेंट में छाप के रख दे, उसको मेंशन कर दे, तो वहां से पता चल जाएगा कि हमने क्या बना दिया, अपना संविधान बना दिया है। तो दोस्तों देखते हैं आखिर क्या होता है ये संविधान, कितने प्रकार का होता है ये संविधान, एक बार देखिएगा। जो संविधान है, संविधान को हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला होगा कि बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों की प्रकृति के आधार पर, दस्तावेजों की प्रकृति के आधार पर संविधान को एक भाग में डिवाइड कर दिया। और दूसरा हो जाएगा राजनीति पर आधारित संविधान, तो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। तो यहां पर हमने अपने संविधान को हमने अपने संविधान को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। उसमें से सबसे पहला क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स बेस एक संविधान अपना होता है, और दूसरा पॉलिटिक्स बेस जो संविधान होता है, राजनीति पर आधारित जो संविधान होता है, एक हमारा वो वाला संविधान होगा। अब दोस्तों हुआ क्या, देखिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स बेस हमारा संविधान होता है, एक्चुअली ये संविधान
कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है अपने आप में। और इसमें हम किस किस संविधानों की बात करते हैं तो एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इसमें से एक मिला है हमें लिखित संविधान और दूसरा मिला है अलिखित संविधान। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि जो ये लिखित संविधान यहाँ पे रखा हुआ है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे रखा हुआ है, किसी देश का संविधान कैसा होगा कि उसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है, हमें इस बारे में चर्चा करनी है। तो अब सुनिएगा, यहाँ पे 2 टर्म है, एक लिखित है और एक अलिखित है। तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि जो लिखा हुआ है वो तो ऐसे करके लिख दिया होगा किसी किताब में, और ये वाला बस सरकार ने बोल के बता दिया होगा संसद में जाके कि हाँ आज से ये नियम लागू हो जाएगा, सबने मान लिया और इसको रट्टा मार लिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बातें चलती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ये संविधान भी किसी डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, ये वाला संविधान भी किसी डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, और यही बात है, यहीं पे ही दिक्कत होती है। जब ये संविधान लिखा हुआ है तो फिर इसको हम अलिखित संविधान क्यों कहते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? तो इसी बात को हमें थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा गहनता के साथ में दिखेगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान एक ऐसा संविधान होगा, देखिए क्या है, हम अपने भारत की बात कर लेते हैं। भारत के लिए सबसे पवित्र बुक, जो सबसे होली बुक है, वो कौन सी है दोस्तों? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और आप जब भी कभी भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी अध्याय उसमें होते हैं, चाहे वो आपका यूनियन टेरिटरी है, संघ एवं संघराज्य क्षेत्र है, चाहे वो आपका सिटीजनशिप नागरिकता है, या फंडामेंटल रूल आपका राइट्स है, मौलिक जो अधिकार है उनकी हम बात कर ले, या फिर मौलिक कर्तव्यों की बात कर ले जिसको बाद में जोड़ा गया था। तो भाई साहब जितने भी हम चैप्टर्स की यहाँ से बात कर ले, वो सारे के सारे चैप्टर हमें किसी एक पर्टिकुलर बुक में मिल जाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें अगर किसी एक पर्टिकुलर दस्तावेज में लिखे हुए हों, हमें अगर फंडामेंटल रूल्स राइट्स उठाने हैं, मौलिक अधिकार उठाने हैं, या फिर हमें राष्ट्रपति के बारे में कोई शक्तियां उसकी पढ़नी है, या फिर हमें संसद के बारे में पढ़ना है, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है, तो भाई साहब हम खाली एक ही किताब उठाते हैं और उसी में वो सारी चीजें मेंशन हमें मिल जाती है। ठीक है, तो एक ऐसा संविधान जिसमें सारे के सारे अध्यायों को, सारे के सारे चैप्टर्स को एक ही बुक में मेंशन करके रखा हो, तो उस देश का संविधान होता है कैसा? लिखित संविधान होता है। और लिखित संविधान के बारे में मैं सबसे बड़े एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकता हूँ, हमारा इंडिया और यूएसए। इंडिया और यूएसए, इनका संविधान जो है वो लिखित, हाँ मैं ये नहीं कहता कि इन्हीं का है, बहुतों का होगा, नेट पे ढूंढ लेना, समझ रहे हैं? हमें तो खाली बस देखना है कि लिखित संविधान क्या होता है। उसके बाद में जैसे ये मैंने आपको बताया कि लिखित संविधान के बारे में दो एग्जाम्पल यहाँ से बेस्ट हो सकते हैं कि इंडिया और यूएसए। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, अलिखित संविधान की, तो वही बात हो जाएगी कि मैंने अभी बोला था कि जो लिखा हुआ है वो लिखित है, जो नहीं लिखा हुआ वो अलिखित है। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इस गलतफहमी में आप लोग नहीं रहना कि भाई साहब जो संविधान नहीं लिखा गया वो अलिखित हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये भी रिटन फॉर्म में होता है, ये भी लिखित रूप में ही होता है, लेकिन दिक्कत एक आ गई, जिस प्रकार से भारतीय संविधान को किसी एक पर्टिकुलर बुक में सारी की सारी बातों को मेंशन कर दिया है, बिल्कुल उसी तर्ज पर, उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो संविधान होते हैं अलिखित संविधान, ये किसी एक पर्टिकुलर बुक में नहीं होते। इसके लिए बहुत सारी किताबें बनाई गई हैं, तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स को अलग कर दिया गया है, सिटीजनशिप को अलग कर दिया गया है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको अलग कर दिया गया है, पार्लियामेंट के बेस जितनी भी बातें होंगी सॉरी उनको अलग कर दिया है। तो सारी की सारी बातों के लिए जब अलग से ही बुक बनाई जाएगी, अर्थात वो उनका एक पूरा एक ग्रुप तो होगा, लेकिन वो ग्रुप कैसे होगा देखिएगा। हमारे पास में एक बुक है, इसके अंदर बहुत सारे अध्याय हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं,
ये हो गया भारत का संविधान। एक हो गया ब्रिटिश का संविधान। ऐसे फंडामेंटल राइट इधर, यहाँ पे सिटीजनशिप की बात कर ली, यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात कर ली, यहाँ पर किसी और की बात कर ली। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में जितनी भी बातें होंगी सारी की सारी होंगी तो वो इसी बुक में। यहाँ पर सिटीजनशिप के बारे में जितनी बातें होंगी सारी की सारी इसी बुक में होंगी। लेकिन बात ये है, ये सारे के सारे चैप्टर ये अलग अलग लिखे हुए हैं, ये पर्टिकुलर किसी एक बुक में मेंशन नहीं किए गए हैं। और इसीलिए हमने कहा है कि यहाँ पर जो ये दूसरा प्रकार का संविधान होता है ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अलिखित संविधान होता है। दोबारा से मैं बता दे रहा हूं कि अलिखित का मतलब ये नहीं होगा कि हाँ ये लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ है लेकिन किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से ये अलग अलग तरीके से यहाँ पे लिखा जाता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो प्रचलन में रहता है वो है क्या, वो है हमारा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन पिछले कुछ एग्जाम्स में क्या हो रहा है, एग्जाम में ऑप्शन के नाम पर ब्रिटिश आपको दिखेगा ही नहीं। वहां पर आपको जो मिलेगा, कनाडा मिल सकता है, न्यूजीलैंड मिल सकता है, इजराइल मिल सकता है, सऊदी अरब मिल सकता है। तो इनमें से कुछ भी अगर आपको मिला दोस्तों, तो आप लोग समझ जाना कि ब्रिटेन के साथ साथ और जो अन्य देश यहाँ पर लिखे गए हैं, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो न्यूजीलैंड है, या इजराइल है, या सऊदी अरब है, तो इन देशों का जो संविधान होगा वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अलिखित संविधान होगा। क्लियर है क्या दोस्तों? अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे कमेंट कर देना, अगले लेक्चर में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल में दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने कवर किया किसको, कि बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों की प्रकृति के आधार पर जो संविधान होता है उसके बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति की प्रवृत्ति के आधार पर जो संविधान होते हैं, अर्थात कैसे होते हैं देखिएगा। इसमें हम मूलतः दो प्रकार के संविधान देखते हैं, बाकी एक तीसरा संविधान भी होता है जो हम इंडिया का मानते हैं एक्सेप्शन के रूप में, उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले जान लीजिएगा पॉलिटिक्स के बारे में कैसे हमने यहाँ पे बात करी। देखिए राजनीति के दृष्टिकोण से हम किसी देश का संविधान को कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि वो कैसा है, तो सुनिएगा दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, आपको दो व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी हर जगह पे, कि कोई देश ऐसा है कि जहां पर जो रूल होता है ना दोस्तों, जो रूल होता है ये खाली सेंटर में होता है। जो प्रशासनिक या फिर शासनिक व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी की सारी अंडर कवर या अंडर कंट्रोल होती है किसके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होती है। उस रूल में, उस रूलिंग सिस्टम में, उस शासन व्यवस्था में राज्य सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। ये बात कह सकते हैं कि राज्य सरकार हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि राज्य सरकार नहीं होंगे, लेकिन आपने दो चीजें देखी थी पिछले लेक्चर में। एक हमने देखा था विधायिका लेजिस्लेशन, एक हमने देखा था क्या, एग्जीक्यूटिव, जिसको हमने कार्यपालिका कहा था। तो यहां पर विधायिका का मतलब होता है नियम कानूनों को बनाना, और कार्यपालिका का काम होता है उन्हीं विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना या उनका पालन करना। तो हो सकता है कि यहाँ पे राज्य सरकार का जो महत्व है वो कैसा हो, तो एग्जीक्यूटिव वाला हो, एक कार्यपालिका वाला महत्व यहाँ पर दिया जाता हो किसको, राज्य को। मैं ये नहीं कहूंगा कि राज्य का कोई भी औकात यहाँ पे नहीं होता होगा, ठीक है यार, अभी राज्य ही नहीं होते होंगे तो सब कुछ होता होगा भाई, ठीक है। तो लेकिन कैसा है, वहां पर जितनी भी लेजिस्लेटिव जो पावर्स होती है, जितनी भी विधायी शक्तियां होती है, वो किसके कंट्रोल में होती है, तो सेंटर के कंट्रोल में होती है। और जब कभी किसी देश में शासनिक सारी व्यवस्थाएं, सारी शक्तियां कहां पर हो, केंद्रित हो, कहां पे, केंद्र में केंद्रित हो, तो दोस्तों उस व्यवस्था को हम कह सकते हैं अपनी दूसरी भाषा में सेंट्रलाइजेशन, या फिर हिंदी में उसको हम कहेंगे क्या, केंद्रीयकरण। तो जिस देश में शासन की व्यवस्था का केंद्रीयकृत रूप देखा जाता है, सेंट्रलाइज्ड या फिर सेंट्रलाइजेशन की जो व्यवस्था देखी जाती है पॉलिटिक्स की या राजनीति की या फिर शासन व्यवस्था की, रूलिंग सिस्टम की, उस देश का जो संविधान होता है, उस देश के संविधान को हम यूनिटरी या फिर एकात्मक संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एकात्मक संविधान कहते हैं। तो बात समझ में आई। जहां पर सेंट्रलाइजेशन देखा हो
या फिर केंद्रीकरण की हमने बात की हो, या फिर कह सकते हैं कि यहां पर रूलिंग सिस्टम किसके अंडर में होता है, तो खाली सेंटर के अंडर में होता है भाई साहब, ना कि स्टेट के अंडर में होता है। क्लियर है क्या बात? हाँ, स्टेट मायने रखते होंगे लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर में, ना कि आपका लेजिस्लेटिव पावर में रखते होंगे। तो इनके सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने उठा के रखे गए हैं। एक आता है ब्रिटेन और एक आता है फ्रांस। दोनों में से कुछ भी आइएगा तो आप लोग कभी भी इसको मिस मत कीजिएगा। अब देखते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि एकात्मक संविधान कैसे पॉलिटिक्स बेस होता है और किस प्रकार से एकात्मक संविधान हमने यहाँ पे देखना है। एक होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम कहते हैं संघीय संविधान, जिसको हम कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई साहब इसका क्या मतलब है? संघीय संविधान का मतलब दोस्तों यही होता है कि जहां पर, मैंने अभी देखा था, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि एक ऐसा देश है जहां पर जितने भी रूलिंग सिस्टम है सारा का सारा वो कहां पे रहता है, तो सेंटर में रहता है, सेंटर के अंडर होता है। और ऐसे ही अगर ये व्यवस्था है सेंटर के अंडर में भी रहे और प्लस स्टेट के अंडर में भी रहे, तो जहां पर शासन व्यवस्थाएं बंट जाती है, जहां पर कुछ हद तक शासन करता है सेंटर और कुछ हद तक शासन करता है स्टेट, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, यहां पर जो विधायी शक्तियां हैं वो डिवाइड हो गई कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक हो गया सेंटर के अधीन, एक हो गया स्टेट के अंडर। क्लियर है क्या मेरी बात? तो ऐसे देश जहां पर विकेंद्रीकरण की व्यवस्था देखी जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था जहां पर देखी जाती है, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था जहां पर देखी जाती है। और विकेंद्रीकरण क्या? तो जहां पर शासन व्यवस्था को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, स्टेट और सेंटर दोनों में, तो वहां पर होता है विकेंद्रीकरण। तो जहां पर विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात करते हैं दोस्तों, उस देश का संविधान होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संघीय संविधान। और ऐसा यूएसए में भी माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी माना जाता है, कनाडा में भी माना जाता है, कुछ और देश भी होंगे जहां पर ये व्यवस्थाएं होंगी। ये चीज आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो अगर आपको चेक ही करना है, ठीक है दोस्तों। बाकी जरूरत नहीं कि इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए। मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि मटेरियल आपके पास में ऐसा दिया जाएगा कि इससे बाहर अगर आपका नसीब ही खराब हो तो भाई साहब आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। तो आप लोगों ने समझा कि एकात्मक संविधान क्या होता है और संघीय संविधान क्या होता है। तो एक बार थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं, जरा देखिएगा। हमने बात किया था दोस्तों कैसी कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर संविधान है, संविधान को हम 2 प्रकार से 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स बेस और दूसरा पॉलिटिक्स बेस, राजनीति के आधार पर और दस्तावेजों के आधार पर। दस्तावेजों के आधार पर जो संविधान होता है दोस्तों वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है रिटन फॉर्म में, एक होता है अनरिटन फॉर्म में। रिटन फॉर्म का मतलब कैसा होता है कि सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी अध्याय हैं, उन सबको इकट्ठा करके किसी एक पर्टिकुलर बुक में उनको मेंशन कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। तो भाई साहब ऐसा संविधान किसका है? तो इंडिया और यूएसए का है। उसी तर्ज पे मैंने आपको बताया था कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं होता कि ये लिखा नहीं गया है। तो भाई साहब ये क्या है कि इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उनको अलग अलग करके रख दिया जाता है, तो उसे हमने क्या कहा? अलिखित संविधान कहा। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो मिलता है ब्रिटेन में। लेकिन ब्रिटेन का आजकल एग्जाम में थोड़ा प्रचलन कम हो गया है, तो वहाँ पे कनाडा मिल सकता है, न्यूजीलैंड मिल सकता है, इजराइल मिल सकता है और सऊदी अरबिया आपको वहाँ पे मिल सकता है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे देखा था कि पॉलिटिक्स बेस्ड संविधान जो होता है वो 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है एकात्मक संविधान, एक होता है संघीय संविधान। एकात्मक संविधान में हम केंद्रीयकरण व्यवस्था की बात करते हैं और यहाँ पर हम विकेंद्रीकरण व्यवस्था की बात करते हैं। तो जो केंद्रीयकरण व्यवस्था है वहां पे रूल जो रहता है वो एक ही चीज के अंडर में रहता है। कहाँ पे विधायी शक्तियां किसके अंडर में रहेगी? तो केंद्र के अंडर में रहेगी। यहाँ पे विधायी शक्तियां बढ़ जाती है 2 स्तर में, एक होता है सेंटर, एक होता है स्टेट। और ये चीज कहाँ पे होती है? तो जो यूनिटरी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो एकात्मक संविधान होता है, वो ब्रिटेन और फ्रांस में देखा जाता है मुख्य रूप से। और जो आपका ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। लेकिन इसी बीच में एक एक्सेप्शन के रूप में यहाँ पे रखा हुआ है इंडिया, और हो सकता है कि कोई और देश भी हो। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर सेमी फेडरल
यहाँ पर सेमी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है राजनीति के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। हालांकि ये संविधान कैसा है तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, लेकिन अगर राजनीति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का जो संविधान है तो वो अर्धसंघीय संविधान है। और अर्धसंघीय संविधान का मतलब क्या होता है तो यहाँ पे केंद्रीयकरण को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। वो किस प्रकार से, मैंने आपको बताया था कि जो विकेंद्रीकरण होता है वो दो भागों में हो जाता है, एक स्टेट, दूसरा एक सेंटर, दूसरा स्टेट, और तीसरा यहाँ पर एक और चीज आती है तो लोकल गवर्नमेंट की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, स्थानीय निकायों की यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत में कानून बनाने का जो अधिकार है वो इन तीनों के पास में कहीं ना कहीं है, और ये चीज अपवाद हो गई इन दोनों का, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ेंगे, अलग से इसको लिख लेना आप दोस्तों कि भारत का अगर संविधान बात करें किसके ऊपर तो राजनीति पर आधारित जो भारत का संविधान होगा वो कैसा होगा तो सेमी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या फिर क्वासी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है। ठीक है, अर्धसंघीय संविधान इसको कहा जाता है। दोस्तों यहां तक की बात अगर क्लियर हो गई हो तो अब इसके नीचे की हम बातें करते हैं और साथ साथ इसको आप लोग लगातार अपनी कॉपी के अंदर लिखते रहना। ठीक है दोस्तों, वैसी व्यवस्था है तो आपको हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो देखिए इससे आगे थोड़ी सी बात बची हुई है। अब देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहली बात, हमने जब देखा कि संविधान बन चुका है, संविधान आ गया, आपने देख लिया कि कितने प्रकार का संविधान होता है, लेकिन अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में किस देश का जो संविधान है वो सबसे पहले लिखा गया था, विश्व में किस देश का संविधान सबसे पहले लिखा गया था, तो इसके लिए एक देश आप याद रख लेना, तो भाई साहब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज द न्यूएस्ट ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। तो भाई साहब विश्व का सबसे पुराना जो संविधान है वो किसका है दोस्तों, तो वो यूएसए का है। इसको कब फॉर्मेट किया गया था तो भाई साहब इसको फॉर्म किया गया था कब, तो 1789 में इसको फॉर्म किया गया था। मेरी बात क्लियर होगी यहाँ तक, तो अब सुनिएगा बात को ध्यान से। एक होता है दोस्तों, अब ने देखा कि सबसे पुराना संविधान कौन सा है, तो यहां से ये बात तो सबको पता रहती कि सबसे पुराना संविधान कौन सा है, चलो मान लेते हैं। लेकिन आपसे कभी कभी वो क्वेश्चन करता है, क्योंकि अभी 4-5 साल पहले की घटना है, एक देश है नेपाल, और नेपाल में विश्व का सबसे नवीनतम संविधान बना है, सबसे न्यूएस्ट या फिर लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड कह सकते हैं आप। किसका संविधान, नेपाल का संविधान, जो लागू हुआ था कब, तो 20 सितंबर 2015 को 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान लागू हुआ था, और यही संविधान जो है ये संविधान विश्व का सबसे नवीनतम संविधान है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिले होंगे, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं, और इनसे भी बड़ी और मुख्य बात जो है वो अब सुनिएगा। देखिए संविधान में अगर आप बात करें तो कहीं भाई ये सारी की सारी बातें, बहुत सारे फंडामेंटल रूल्स होते हैं, उन मौलिक नियमों को एक समूह में सजा के रख दिया है किसी एक बुक में या फिर 2-3 बुक में, 10-12 बुकों में। ठीक है, तो भाई साहब अब आपसे पूछ सकता है कि जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है वो कौन सा है, कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान बताइए। लेकिन एक बार आया था कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान बताइए, तो आपने बता दिया इंडिया का, वेरी गुड। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान बताइए लेकिन अनुच्छेदों पर आधारित, अर्थात विश्व का सबसे बड़ा संविधान जिसमें सबसे ज्यादा आर्टिकल्स हो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो, सबसे ज्यादा अनुच्छेद दिखे जाएंगे भारतीय संविधान में। मूलतः बात करूं तो 395 अनुच्छेद, हालांकि अमेंडमेंट हुए तो इनके अंदर ही बढ़ गए और 460 के भी पार हो चुके हैं, लेकिन वो चीज मायने नहीं रखेगी। जो मूल संविधान है हमारा उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 395 अनुच्छेद है, और 395 अनुच्छेदों के साथ में भारत आर्टिकल बेस विश्व का सबसे बड़ा संविधान हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे शब्दों पर आधारित बात करें
शब्दों के अनुसार बात करें तो वर्ल्ड बेस भी सबसे बड़ा जो संविधान है दोस्तों वो इंडिया का है। कहा जाता है कि लगभग 1.5 लाख शब्द हैं, लगभग 1.5 लाख वर्ड हैं किसमें, भारतीय संविधान में। तो आपको याद रखना है, चाहे तो वो आर्टिकल बेस पूछे चाहे वो वर्ड बेस पूछे, आपको बताना है, जवाब देना है कि जो आर्टिकल और वर्ड बेस विश्व का सबसे बड़ा संविधान है वो किसका है। तो भाई साहब दोनों में कौन सा आंसर रहेगा, तो दोनों में आंसर रहेगा हमारा भारत। क्लियर है क्या बात। अब यहीं पे अगर हम स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भाई साहब इसमें भी दो चीज देखी जाएगी। एक देखी जाएगी यूएसए, जिसमें आर्टिकल बेस ये विश्व का सबसे छोटा संविधान है। कहा जाता है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स की अगर बात हो तो ओनली 7 जो आर्टिकल्स हैं वो कहाँ है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में है, और 7 अनुच्छेदों से बना हुआ ये संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। लेकिन जब इसमें 7 अनुच्छेद हैं तो कहा जा सकता है कि सबसे छोटा संविधान वर्डों पर आधारित भी, शब्दों पर आधारित भी किसका होगा, यूएसए का होगा। लेकिन ये हमारी गलतफहमी है। एक्चुअली बात ये है, यूरोप कॉन्टिनेंट में कंट्री पड़ता है वेटिकन सिटी, जो विश्व का सबसे छोटा देश माना जाता है क्षेत्रफल के अनुसार, और उसी से पहले स्थान पे अर्थात सेकंड स्मॉलेस्ट जो कंट्री है वो कौन सा है, उसका नाम पड़ता है मोनाको। और ये जो मोनाको है दोस्तों, ये मोनाको जो है, ये मोनाको पड़ता है फ्रांस और इटली की प्राकृतिक सीमा के आसपास कहीं पर, उन दोनों देशों के बीच में पड़ता है ये मोनाको, जो सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, दूसरे स्थान पर आती है। लेकिन नीचे से ध्यान रखना, शब्दों पर आधारित सबसे छोटा संविधान है मोनाको का। और ये जो मोनाको है लगभग 36,000 के आसपास यहाँ पे वर्ड रखे गए हैं। कितने भाई साहब, तो 36,000 के आसपास यहाँ पे शब्द इसमें रखे गए हैं। क्लियर है क्या बात। तो दोस्तों अभी हमने देखा है कि किस प्रकार से अनुच्छेदों पर आधारित संविधान होते हैं और यहाँ पे शब्दों पर आधारित संविधान होते हैं। इधर से देखा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा था, सबसे पुराना संविधान कौन सा था और सबसे नया संविधान कौन सा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे यहां के बाद में कि किस प्रकार से भारत में एक तबाही आने वाली है। तो दोस्तों अब तक हमने देखा था कि संविधान किसे कहते हैं और संविधान कितने प्रकार का होता है और उसको अनुच्छेद और शब्दों के आधार पर कैसे बांटा गया है, सबसे बड़ा सबसे छोटा संविधान कौन सा है, सबसे पुराना और सबसे नया संविधान कौन सा है, उसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी। फैक्टोलॉजी है, कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको वहां से फंस सकते हैं कभी भी। तो अब बात यह है दोस्तों कि संविधान तो बन गया, लेकिन संविधान को बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो किसका रहा है, वो यूरोपियंस का रहा है। किसका रहा है दोस्तों, यूरोपियंस का रहा है। अब एक्चुअली हम बात कर रहे हैं किसकी, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास की हम लोग बात कर रहे हैं। तो किस प्रकार से किन किन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि भारत में संविधान की शुरुआत किसने की और ये कैसे हुई। तो एक बार चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों लगभग बात है 1450 के बाद की, 1450 के बाद की बात है। तो इस समय होता क्या था कि यहां पर ये हमारा इंडिया है, ये आपका साउथ वेस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया है, इधर से ये मेडिटेरियन सी, रेड सी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट। तो दोस्तों 1450 से पहले या 1450 के थोड़ा सा बाद तक भी भारत का जो व्यापार होता था वो विदेशों में भी होता था, और विदेशों में ये व्यापार लगभग जो सही तरीके से माना जाए तो वो यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ में माना जाता था। ठीक है भाई, मध्य एशिया और यूरोप के साथ में। तो यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ में जब व्यापार इनका चल रहा था तो लगभग 1450 के बाद में यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है बीच में, कुस्तुनतुनिया वाला एरिया कहेंगे उसको।
यहाँ पर अरब का आक्रमण होता है ऑटोमन साम्राज्य के नाम से, तो इस कुस्तुनतुनिया वाले एरिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पर उस समय जो व्यापार ट्रेडिंग होती थी वो होती थी स्थलीय रास्तों से, स्थलीय मार्ग से। तो यहाँ पर जो स्थलीय मार्ग से जो व्यापार होता था, अब यहाँ वाले क्षेत्र में क्या कर लिया, यहाँ से जो भी चीजें लेकर जाते थे, अब उनके ऊपर शुल्क लगा दिया, टैक्स लगा दिया, कुछ हिस्सा अपने पास में रखने लगे ये सब। तो लगभग जो भी चीजें यहाँ से वहां तक लेकर जाए तो इनको प्रॉफिट तो क्या होगा, जो चीज इनकी अपना पैसा लगा था खुद का भी गवा दिया, तो दिक्कतें आ गई। अब यहाँ पर ये व्यापार हो गया लगभग बंद। अब दिक्कत ये हुई कि दोस्तों इंडिया फेमस रहा है स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए। किसके लिए दोस्तों? मसालों के लिए। और जब बात साउथ इंडिया की हो तो लगभग संपूर्ण साउथ इंडिया फेमस है किसके प्रोडक्शन के लिए? मसालों के लिए। और कहा जाता है कि विश्व भर में सबसे उच्च कोटि के जो मसाले हैं उनका प्रोडक्शन इंडिया में होता है। तो भारत से हर कोई यहाँ से ये मसाले लेकर जाना चाहता था, लेकिन बीच में एक दिक्कत आई इस वाले क्षेत्र में, जिनसे इनका ये व्यापार हो गया बंद। तो दोस्तों जब भी कभी बहुत बड़ी दिक्कत आती है तो क्या होता है, विद्वान इकट्ठा होते हैं। और जब स्कॉलर्स इकट्ठा होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये यूरोप कॉन्टिनेंट, और मान सकते कि यूरोप कॉन्टिनेंट से ज्यादा विद्वान तो कहीं पर भी नहीं हुए उस समय। कहा जाता है कि जिस समय यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो इतना ज्यादा डेवलप था। तो कहीं ना कहीं यूरोप के जो विद्वान थे, ये विद्वान इकट्ठा हुए, और जिस समय विद्वान इकट्ठा होंगे तो दोस्तों दो चीजें होंगी, एक तो होगा इन्वेंशन और एक होगा इनोवेशन। और जो इन्वेंशन है उसको तो हम कहेंगे आविष्कार, और जो यहाँ से इनोवेशन है इसको हम कह सकते हैं कि मतलब किसी भी विनिर्माण कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? विनिर्माण कह सकते हैं। तो जब विद्वान इकट्ठा होते हैं तो कहीं ना कहीं नई नई चीजों का मार्केट में उदय होता है, क्योंकि इनके पास में ज्ञान का तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जब ये रास्ता पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया, अब नए नए रास्ते खोजने के लिए ये चाहेंगे कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन किया जाए। तो उसी बीच यूरोप के इन विद्वानों ने एक चीज की खोज कर ली, और वो क्या है? वो है कंपास। और कंपास क्या होता है दोस्तों? ये कंपास होता है एक दिशा सूचक यंत्र, जिससे दिशा का निर्धारण किया जाता है। हमारे जितने भी ये ओशियंस हैं, सी है, इनके अंदर जो पानी के जहाज जो चलते हैं उनका जो डायरेक्शन होता है वो किससे निर्धारित होता है? तो इस कंपास की वजह से ही निर्धारित किया जाता है। तो जब यहाँ पर कंपास आ गया, फिर यहाँ पर इस यूरोप में ये स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, तो इस पुर्तगाल, स्पेन, इटली में और इसके ऊपर अन्य यूरोप के देशों में बड़े बड़े जहाज बनाए जाने लगे। इस कंपास की मदद से उनको समुद्र में उतार दिया गया, और यहाँ से भाई साहब एक व्यक्ति, इस पुर्तगाल से एक व्यक्ति भारत में आया कुछ लोगों के साथ में, और जहाज में बैठकर कहा जाता है कि यह व्यक्ति यहाँ से इस पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पार करके आया था। कहा जाता है कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज करने वाला, यूरोप से लेके भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है वास्को डी गामा या वास्को डी दा गामा। तो भाई साहब यहाँ पर इस व्यक्ति ने भारत में एंट्री किया 1498 में, 1498 में। और कहा जाता है, देखिए ये नहीं कहते कि भारत की खोज की थी, भारत तो पहले से था, लेकिन यहाँ पर यूरोप से भारत तक पहुंचने वाले या पहुंचाने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो यूरोपियन द्वारा की गई। और यूरोप कॉन्टिनेंट में कंट्री पड़ता है पोर्चुगीज या फिर
पुर्तगाल, और पुर्तगाल के ही एक निवासी होते थे वास्को दी गामा। तो इन्होंने भारत पहुंचे ये लोग, और जिस समय ये भारत में आए और भारत के इस वाले क्षेत्र में, दक्षिण भारत के इस पश्चिमी घाट के नीचे वाले एरिया में जब ये पहुंचे तो इन्होंने क्या किया, भारत से मसाले खरीदे और मसाले खरीद लिए बहुत ज्यादा मात्रा में। अब ये भाई साहब इन मसालों को लेकर यहां से पहुंचे वापस अपने यूरोप कॉन्टिनेंट में। एक देश पड़ता है पुर्तगाल। अब पुर्तगाल में जब ये लोग पहुंचे इन मसालों को लेकर, तो बात ये हुई कि यहां से अगर इस मसाले को 10 रुपए में खरीदा था तो वहां पर 60 टाइम ज्यादा में बेच दिया, 60 गुना ज्यादा पैसे में बेच दिया। तो 60 से 70 गुना प्रॉफिट जब यहां पर इन मसालों को लेकर होगा तो भाई साहब इनका जिक्र तो होना बनता है, क्योंकि जब पैसा आने लगेगा ना किसी के पास में तो दूसरा अकेला खाली नहीं बैठेगा, उसका भी दिमाग दौड़ेगा कि कुछ ना कुछ किया जाए। तो इस वाले क्षेत्र में जब ये गए भाई साहब तो यहां पर बातें फैल गई, और बातें जब ये फैली कि हाँ किस प्रकार से भारत से मसाले लेके आए जा रहे हैं और पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में, उसकी बात जब फैल गई तो यहां से हर एक यूरोपीय का ये सपना था कि भारत के साथ में व्यापार किया जाए मसालों का, मसालों को वहां से लेके आया जाए, अपने देश में उनको बेचा जाए। तो इसी क्रम में क्या हुआ, पुर्तगाल ने अपनी एक कंपनी बनाई 1498 में, और उस कंपनी का नाम है दोस्तों एस्तादो दा इंडिया। क्या नाम है, एस्तादो द इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि पुर्तगाली जो भारत में सबसे पहली कंपनी लेकर आए थे उसका नाम क्या था, एस्तादो दा इंडिया था। तो इसी बीच जब यहाँ पे इस कंपनी ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया तो बहुत वर्ष बीते। अब इस बात का पता चला कि भाई साहब कि पुर्तगाल तो हो गया अमीर, पैसा आ गया बहुत ज्यादा। वजह क्या, ये मसाला और ये भारत, और दूसरी बात समुद्री मार्ग की खोज। किसको जाता है क्रेडिट, इस भाई साहब को जाता है। तो अब सुनिएगा क्या हुआ कि यहां से इन बातों का पता चलता है ब्रिटेन को, और ब्रिटेन इस क्रम में या इस पूरे के पूरे काल के दौरान कहा जा सकता है कि विश्व का सबसे पावरफुल कंट्री हुआ। तो भाई साहब यहां के इस ब्रिटेन के दो व्यक्ति थे, दो ब्रिटिशर्स थे जिनका नाम था जॉन वाट, जॉर्ज वाइट। जॉन वाट और जॉर्ज वाइट, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक कंपनी बनाने की मांग की सरकार से कि भाई साहब आप हमें कुछ अधिकार दे दीजिएगा, ठीक है, तो हम अपनी कंपनी बना लेंगे और भारत के साथ में व्यापार कर लेंगे और आपको भी टैक्स वैक्स दे देंगे जो भी आपका बनेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि यहाँ पर तो जॉन वाइट ने और जॉर्ज वाइट और जॉन वाट ने जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने क्या बना दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिस समय बनाई गई, इन दो व्यक्तियों द्वारा फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं दोनों व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के। कहा जाता है कि 1600 में ये कंपनी भारत में आई थी। और एक बात इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी कंपनीज उस क्रम में भारत में आई थी, उन सब में, उन पांचों कंपनियों में जो एकमात्र प्राइवेट कंपनी थी, एकमात्र निजी जो कंपनी थी, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सवाल आपको कभी भी परेशान कर सकता है कि भारत में आने वाली या आगमन करने वाली जो यूरोपीय कंपनी थी उसमें सबसे पहली प्राइवेट कंपनी कौन थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, जिसके फाउंडर कौन थे, तो जॉर्ज वाइट और जॉन वाट। तो अब क्या हुआ, हालांकि यहां से हम ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर ही बातें करने वाले हैं आगे जाके, लेकिन 2 मिनट की बात यहां से आपको बता दें कि जिस समय यहां से इन लोगों ने कंपनी को बनाया और ये भारत में आए, तो कहा जाता है कि 15 वर्षों का ये लोग मोनोपोली लेके भारत में आए थे। किससे, ब्रिटिश क्राउन से। कि अब मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, अर्थात ब्रिटेन से एक ही कंपनी भारत में 15 वर्षों के लिए व्यापार करेगी, दूसरी नहीं जाएगी। कोई बात नहीं, हस्ताक्षर कर दिए और आ गए भारत में। बाद में पूरी कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको थोड़ा सा आगे के देख लेते हैं। इसके बाद में भारत में आने वाले जो तीसरे यूरोपियन थे, उनका नाम था डचेस, और
डच जो कंपनी थी वो कहाँ की थी, नीदरलैंड, और नीदरलैंड का जो दूसरा नाम था या पुराना नाम था वो था हॉलैंड, जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। तो भाई साहब ये नीदरलैंड की कंपनी है, किसकी कंपनी है, तो नीदरलैंड की कंपनी है जो 1602 में भारत में आई, और कंपनी का नाम क्या था, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद में फिर डेनिश कंपनी आई, और डेनिश जो है वो देख लीजिएगा, एक देश आपने सुना होगा डेनमार्क, और डेनमार्क से ये कंपनी भारत में आई कब, 1616 में। और इसके बाद में ये फ्रेंच आई, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, 1664 में आई। उसके बाद में फिर यहाँ पे स्वीडिश भी आएगी, बहुत सारी कंपनीज और आएंगी, लेकिन उनमें से यही कुछ कंपनीज हैं जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाती है। अब सबसे पहली बात तो इनका भाई साहब आपको पता करना पड़ेगा कि क्रम कौन सा है, कैसे कैसे किसके बाद में कौन आया है। सन भी आपको याद रखने पड़ेंगे कि किसके बाद में कौन आया है, और इनकी कंपनीज का नाम भी आपको याद रखना पड़ सकता है। और एक सबसे बेहतर और सबसे जो मुख्य बात यहाँ पर क्या है वो आपको बताया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ की एकमात्र क्या है, प्राइवेट कंपनी है दोस्तों, एकमात्र क्या है, प्राइवेट कंपनी है। तो अभी हम यहाँ के बाद में देखने वाले हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और खुद को इतना ज्यादा इंप्लीमेंट करती है कि बाकी कंपनियों को इसने हवा भी नहीं आने दी। और उसकी एक वजह क्या थी, तो प्राइवेटाइजेशन। तो भाई साहब प्राइवेट इसका जो निजीकरण था, क्योंकि एक निजी कंपनी थी, अब निजी कंपनी अगर होगी तो ये निजी व्यक्ति जो है प्रॉफिट कमाने के चक्कर में भाई साहब हर हद से गुजर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जान लगा दी इन्होंने, मेहनत करी रात दिन और कंपनी को उठा दिया आसमान में। तो भाई साहब एक बेहतर काम इन्होंने भारत में किया था उस समय व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर सबसे मुख्य जो बिंदु बनता है यहाँ से इन कंपनीज में वो किसका बनता है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बनता है। तो अब देखते हैं हम इसके बाद में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिस समय 1600 में भारत में आएगी, तो 1600 में भारत आने के बाद में ऐसा क्या क्या यहाँ पे होगा कि एकदम से ये व्यापार के साथ साथ भारत के ऊपर शासन शुरू कर देती है। और भारत के ऊपर शासन शुरू करने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर फिर ब्रिटिश भारत के लिए एक संविधान बनाएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट की हम उसमें बात करेंगे, बहुत सारे अनुच्छेदों की उसमें अधिनियमों की उसमें हम बात करेंगे। तो देखते हैं जरा कैसे है एक बार। तो दोस्तों इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली जो बातें होंगी वो अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे। और याद रहे जितना भी मटेरियल आपको दिया जाता है, यहाँ पर आपको बताया जाता है, तो जब भी मैं बोर्ड के सामने से हटता हूँ तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर तसल्ली से बैठ के उसको नोट में आप कर लिया करो। बाकी क्या है कि रफ कॉपी में एक बार यहाँ पे पढ़ते पढ़ते समय भी आप उसको नोट कर लिया करें। ठीक है दोस्तों, चीजें छूटेगी नहीं, याद रहेगी। और ये मेरा वादा है आपसे, आपका कोई भी एग्जाम है, किसी भी लेवल का एग्जाम है, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर। समझ रहे हैं बात को? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, अगली कुछ इंपॉर्टेंट बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, जिसने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे इस चैनल पे होने वाला है बवाल तांडव। ठीक है, क्योंकि लगातार अभी पॉलिटी के साथ साथ ज्योग्राफी का वीडियो जाने वाला है, इकोनॉमी और हिस्ट्री की वीडियो जाने वाली है, और लगातार यहाँ पे संगम सर बने रहेंगे आपके साथ हिंदी के लिए। ठीक है, तो हिंदी के साथ में संगम सर आपसे लगातार बातें करते रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा उनको नॉलेज है हिंदी के बारे में। ठीक है दोस्तों, और मुझे लगता है कि रुड़की क्षेत्र में जहां से हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं, इस पूरी शिक्षा नगरी में उनसे बड़ा हिंदी का ज्ञाता मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा है। तो उनसे जुड़े रहिए, हम लोगों से जुड़े रहिए, और भी चीजें हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जैसे मॉक वगैरह की व्यवस्था हम लोग करेंगे, तो थोड़ा सा सिस्टम को और ज्यादा अपडेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नई बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।